So thank you so much, Poonam, for calling me here today and inviting me to speak on our efforts. जैसा आपने कहा कि जिस वक्त लॉकडाउन अनाउंस हुआ वो बहुत ही अप्रत्याशित परिस्थितियां थी। उस वक्त 10th और 12th के बोर्ड के इम्तिहान चल रहे थे। 5वीं और 8वीं का बोर्ड पैटर्न पे इम्तिहान प्रारंभ होने वाले थे और जिस समय लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस वक्त ये अंदेशा नहीं था बिल्कुल भी कि इतना लंबे समय तक ये सब चलेगा। तो हमारा अंदाजा उस वक्त ये था कि शायद 1 से 1.5 महीने की ये समस्या होगी और उस बीच उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया। तो जो हमने सबसे पहला काम किया वो ये किया कि हमें लगा कि बच्चों का संपर्क ना टूटे पढ़ाई से। और मध्य प्रदेश में एक्चुअली एजुकेशन सेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से ही हमने एक रेडियो का कार्यक्रम प्रारंभ किया जो 1 से 8 कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए केंद्रित था। लेकिन उसमें क्योंकि स्पोकन इंग्लिश पे भी था तो ये था कि बड़े बच्चे भी उसको सुन के उसको सीख सकते हैं। तो शुरुआत वहां से हुई और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये बात समझ में आई कि ये बड़ा चैलेंज है और इसको सिर्फ एक छोटे से रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से नहीं हैंडल किया जा सकता है। बहुत सी अन्य चीजों को इसमें जोड़ना पड़ेगा और समय के साथ साथ हमने बहुत से और प्रयास किए उसके बारे में। सबसे पहले रेडियो का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फिर ये बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा जो रीच है वो मोबाइल फोन की है और व्हाट्सएप के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंच सकते हैं। तो जो दूसरा जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वो था डिजी लैब, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम। और इसमें 50,000 से भी ज्यादा पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और उसके माध्यम से हमने कोशिश की कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। तो प्रतिदिन जो है डिपार्टमेंट एससीईआरटी जो है हमारा, इसके अलावा हमारे जो सीपीआई कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का कार्यालय है वो, और हमारा एक नीति आयोग के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है 7 प्रोजेक्ट। तो जो 7 प्रोजेक्ट की जो टीम थी इन लोगों ने बहुत मिल के इसमें, और सब कुछ ऑनलाइन ही किया गया। ये क्यूरेट किया कंटेंट कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक बच्चों के लिए कुछ छोटा कंटेंट 20 से 25 मिनट तक का, जिससे कि फोन की स्क्रीन पे वो उसको सुविधाजनक रूप से देख सकें, वो क्यूरेट किया गया प्रति क्लास। और क्लास वाइज, स्कूल वाइज, क्लास वाइज पेरेंट्स के ग्रुप्स बनाए गए और उन पर रोज सुबह 10 बजे ये कंटेंट भेजा जाता था टीचर्स के माध्यम से। और फिर उसी के माध्यम से अ, बच्चों तक संपर्क किया जाता था। तो कंटेंट भेजने के बाद टीचर्स जो हैं प्रतिदिन 5 बच्चों को फोन करते थे, 5 पेरेंट्स को, और फिर उनके माध्यम से बच्चों से बात करते थे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, फीडबैक, कोई डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने जो ये डिजिलैब कार्यक्रम प्रारंभ किया तो 7 लाख बच्चे लगभग ऐसे हैं जिनसे हम कंसिस्टेंटली हम टच में हैं। कुछ और बच्चे हैं जिनसे कभी टच होता है कभी नहीं होता। खासतौर पे जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ उसके बाद से ये दिक्कत आई कि जो डिवाइस है वो माता पिता अपने साथ ले जाते हैं, बच्चे का जो डिवाइस का जो एक्सेस है वो कम हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सतत, जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तब से व्हाट्सएप बेस्ड कार्यक्रम चल रहा है हमारा। दूसरा जो प्रयास हुआ वो हुआ कि दूरदर्शन के माध्यम से हमने कक्षा 9 से कक्षा 10 12 के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया टीवी पर, जिसमें चैप्टर वाइज सिस्टमैटिकली सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा रेडियो कार्यक्रम को थोड़ा सा विस्तार दिया गया और रोज शाम को आधा घंटा बच्चों को स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, क्रिएटिव जो परसूट्स है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन, लाइफ स्किल्स पे परमिशन दी गई, इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है उमंग कार्यक्रम, जो लाइफ स्किल्स का है, उसकी हेल्पलाइंस हैं हमारी। तो इस बहुत ही स्ट्रेसफुल समय में बच्चों के लिए उमंग हेल्पलाइंस को, और जो हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड है हमारा, बोर्ड की भी हेल्पलाइंस हैं। वो कॉन्स्टेंटली वो हेल्पलाइंस चली, अभी भी चल रही हैं, जिससे कि बच्चे जो परिवार में चिंतित हैं, परेशान हैं, कोई उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए वो कार्यक्रम हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा।
जो इसके अलावा बच्चों के अलावा जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम रहा इस दौरान, वो रहा है शिक्षकों का प्रशिक्षण। क्योंकि टीचर्स इस दौरान कंपैरेटिवली फ्री थे और ये बात समझ में आई कि हम उनके सभी के पास फ़ोन्स हैं, जिस पर वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया गया, सीएम राइज़ प्रोग्राम। ये भी हमारे एक एनजीओ पार्टनर हैं, उनके साथ हमने इस पे काम किया। पीपल एक ऑर्गनाइज़ेशन है और उन्होंने जो भारत सरकार का जो दीक्षा का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसके माध्यम से हम लोगों ने अपनी सीएम राइज़ प्रोग्राम को किया और प्रारंभ से लेकर के अभी तक लगभग-लगभग 12 मॉड्यूल्स टीचर्स ने करे हैं और अब निष्ठा का जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीईआरटी का, वो भी उस पे हो रहा है। और प्रत्येक मॉड्यूल में करीब-करीब 3 लाख टीचर्स ने उसको किया है। इसकी खास बात ये है कि शॉर्ट बाइट्स में चीज़ें सिखाई गई टीचर्स को, ताकि कोई भी शिक्षक बहुत ओवरबर्डन नहीं हो। लेकिन हर मॉड्यूल के बाद उनका एक छोटा-सा असेसमेंट भी किया गया और उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिससे कि उनके लिए भी एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए एक बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहे कि उन्होंने इस प्रशिक्षण को अटेंड किया है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षकों के लिए और भी कार्यक्रम किए गए हैं, जो मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है। मैम ये मेरा अगला सवाल शिक्षकों के प्रशिक्षण से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब व्हाट्सएप के लिए वीडियोज़ बनाना और चाहे उसको खुद रिकॉर्ड करना या किसी और तरह से बनाना, शिक्षकों के लिए ये एक नया तजुर्बा रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले उन्होंने ई-कंटेंट इस लेवल पे बनाया हो। तो कैसे शिक्षकों की ओरिएंटेशन किया गया, उनको मोटिवेट किया गया और फिर उनको ट्रेन किया गया इस ई-कंटेंट को बनाने के लिए? जब शुरुआत में हमने किया तो हमने कोशिश की कि जो भी अवेलेबल कंटेंट है हम उसको करें। एनसीईआरटी का बहुत सारा कंटेंट था। अम, और भी हमारे मध्य प्रदेश में हमारे बहुत क्रिएटिव टीचर्स हैं, जो कि पहले से बहुत सारे टीचर्स अपने वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे डालते आए हैं, तो वो एक हुँ। अच्छी बात थी। लेकिन जब हम सिलेबस वाइज़ चले, तो समझ में आया कि बहुत से सब्जेक्ट्स के कंटेंट नहीं है हमारे पास। तो जो हमारी जो हर सब्जेक्ट का एक रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है, जिसमें बहुत से एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो कंटेंट वैसे भी तैयार करते आए हैं, लेकिन ई कंटेंट नहीं था उस तरह से। तो उन टीचर्स को हमारे कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के ऑफिस ने यूज़ किया क्योंकि वो हमारे सबसे बेहतरीन टीचर्स थे और उनको कहा कि आप लेसन्स तैयार करके बनाइए। पर आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि उन्होंने कभी इस तरह का कंटेंट तैयार नहीं किया। तो शुरुआत में तो वैसे ही उन्होंने किया जैसा कि वो एक लेक्चर क्लासरूम में लेते। लेकिन धीमे-धीमे ये बातें समझ में आई कि अ, मोबाइल पे जब हम चीज़ भेजेंगे, तो उसका जो तरीका है वो भिन्न होना चाहिए। तो उसके लिए फिर टीचर्स की ट्रेनिंग की गई, उनको समझाया गया। बहुत सारे बहुत ब्राइट टीचर्स हैं, उन्होंने खुद ही बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके कर लिया। तो इन दैट सेंस कोविड में इस तरह का बहुत चैलेंजिंग काम हुआ है, लेकिन बहुत एंथुसियाज़्म के साथ टीचर्स ने उसको किया है। आपने सही कहा कोविड के दौरान चैलेंजिंग सिचुएशंस तो आई, लेकिन एजुकेशन ऑफिसर्स की लीडरशिप की वजह से और शिक्षकों की मेहनत की वजह से समाधान निकलते चले गए। तो मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस आए, चाहे वह ई-कंटेंट बनाने वाला हो या व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डेटा इकट्ठा करना हो, ये आसान नहीं हुआ होगा। तो मेजर ऐसे चैलेंजेस कहाँ-कहाँ पर आए जब ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड पर जब आप उतरे? तो ओके, तो अगर ई कंटेंट की बात करें, तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, ओपन सोर्स का। लेकिन उसको क्यूरेट करना कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ तो नहीं है, कोई गड़बड़ चीज़ तो नहीं है, बच्चों को सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये एक चैलेंज है। तो जो हमारी साथ की जो टीम है, उन्होंने इस पे बहुत मेहनत करी और उसके बाद उन्होंने फिर कनेक्ट किया विभाग के जो जैसे मैंने कहा रिसोर्स ग्रुप के टीचर्स के साथ और हर वो कंटेंट जो शुरुआत के 15-20 दिन के बाद ये समझ में आया कि बगैर वेटिंग के कोई कंटेंट नहीं भेज सकते। तो एससीईआरटी की टीम और सीपीआई की टीम ने हर कंटेंट को वेट किया कि कोई अगर लेसन जा रहा है, तो कोई एक टीम है जो उसको देख रही है कि ये सही है कि नहीं है। तो एक तो ये काम बहुत मेहनत से किया गया।
और दूसरा कंटेंट तैयार करना इशू था। तीसरा पेरेंट्स और बच्चों का एंगेजमेंट बना के रखना, ये बहुत बड़ा इशू था। टीचर्स के लिए पेरेंट्स से कनेक्ट करना उनको आदत नहीं है, उनको बच्चों से कनेक्ट करने की आदत थी। तो बहुत सारे हमारे टीचर्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक दिया। जब हम शुरुआत में जब बच्चों से या पेरेंट्स से बात करते थे, तो जैसे हम क्लास में बात करते हैं, उसी तरह से बात करते थे। लेकिन धीमे-धीमे हमें ये समझ में आया कि पेरेंट्स के कंसर्न्स क्या हैं और हमने फिर कन्वर्सेशन को उस हिसाब से अडैप्ट करना शुरू किया। तो वंस अगेन इट हैज़ बीन ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीबॉडी इन दिस टाइम कि जो बच्चे वापस आ रहे हैं, उनका डेटा पूरा इकट्ठा किया जाए और मतलब जुलाई में हमने बच्चों के लिए पुस्तकें और वर्कबुक्स भेजना शुरू कर दिया और हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से ये पेरेंट्स को एनकरेज किया कि घर में ही एक आप जगह थोड़ी-सी क्रिएट कर दीजिए, जहाँ बच्चे बैठें और एक टाइम टेबल किस्म का भी बना के भेजा पेरेंट्स के लिए कि बच्चे उससे पढ़ें। तो इसमें जितने भी प्रवासी मज़दूर जो लौट कर के आए थे, उनके सबके बच्चों को इसमें जोड़ा गया। उनके लिए एडिशनल किताबें भी छपवाई गई क्योंकि पहले किताबें कम थी और फिर ये बात समझ में आई कि बच्चे बढ़ रहे हैं, तो किताबों की अवेलेबिलिटी भी सुनिश्चित की गई और एक बराबर एक सतत जीवंत संपर्क बना के रखने की कोशिश की गई है कि बच्चों से, परिवारों से टीचर्स जा कर के जब से लॉकडाउन खुला है, तब से टीचर्स जाके कई जगह में छोटे-छोटे समूहों में मोहल्ला क्लास भी लगा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जुड़े रहें। पहले हम लोग जब टीचर ट्रेनिंग करते थे, कैस्केड मॉडल में टीचर ट्रेनिंग होती थी। एक आपने स्टेट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, फिर वो मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन करते थे, फिर वो मास्टर ट्रेनर्स जाके टीचर्स को ट्रेन करते थे। तो पहली बात तो ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा होता था। दूसरी बात इन हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हम सिर्फ 10-15 हज़ार टीचर्स को किसी साल में ट्रेन कर पाते थे अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम्स के माध्यम से, व्हाट्सऐप के माध्यम से, दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, जैसे मैंने कहा आपको कि हमने लगभग हर मॉड्यूल में लगभग 2.5 से 3 लाख टीचर्स को ट्रेन किया है और उन्हें सर्टिफ़िकेट दिया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि टीचर्स इतने सारे टीचर्स इतनी बातें इतने कम समय में सीख सकें और हम उसको एक्चुअली मॉनिटर कर सकें कि कितने टीचर्स ने जॉइन किया, कितनों ने सीखा, कितने ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इतने शॉर्ट टाइम में ये एक बहुत बड़ी बात हुई है और ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अब हम हर टीचर का एक एक किस्म से एक एक डेटाबेस रख सकते हैं कि इन्होंने ये प्रशिक्षण किए हैं, भविष्य के लिए इनकी ये ट्रेनिंग नीड है और हम इन्हें बहुत ही सरल तरीके से कम खर्चे में बेस्ट ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात हुई है। दूसरी बात अ, पेरेंट्स को हमने एक को-एजुकेटर की तरह ट्रीट किया है और माता-पिता को जोड़ने की कोशिश करी है कि भई आप भी शिक्षा में अपनी भूमिका निभाएँ और बहुत सारे पेरेंट्स इसमें बड़े अच्छे तरीके से आगे आए हैं। ये एक अच्छी चीज़ हुई है। अ, मटीरियल बेस्ट मटीरियल अच्छे टीचर्स का निकल कर के रिकॉर्ड होके हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे स्कूल्स जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं या शिक्षक उतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं, वहाँ इस किस्म के मटीरियल को हम अब यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जो गुणवत्ता है शिक्षा की, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगा।